हार्दिक स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। मेंस आंसर राइटिंग के संदर्भ में एक प्रश्न मैंने दिया था आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में। और टेलीग्राम का ग्रुप इसी चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग जा करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन दिया गया था कि हालांकि जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है और भेदभाव के पैटर्न में कमी आई है, फिर भी यह काफी हद तक बनी हुई है और समकालीन समय में भी नए रूप ले चुकी है। इस पे विचार विमर्श करना था। ये सवाल मैंने आप लोगों को दिया था लिखने के लिए। इसी पे आज बात होगी इस वीडियो में। इस प्रश्न को आप कम से कम 2 बार पढ़िए और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। इस सवाल में दिया गया है कि हालांकि जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है और भेदभाव के पैटर्न में कमी आई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जाति व्यवस्था कमजोर हुई है, भेदभाव के पैटर्न में कमी आई है, लेकिन फिर आगे बढ़ के ये सवाल कहता है कि यह काफी हद तक बनी हुई है, समकालीन समय में नया रूप भी ले चुकी है। इसी पे विचार विमर्श करना है। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि पहले कोई गांव या मोहल्ले में कोई व्यक्ति जाता था, पटाखे छूट रहे हैं, जाता था, तो पहले उससे उसकी जाति सीधे पूछ ली जाती थी कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, और उसी के अनुसार बाद में व्यवहार भी तय होने लगता था। आज देखिएगा तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है ना। अब जैसे दूसरे एग्जाम्पल्स भी अगर देखें, तो मान लीजिए कि पटना शहर में कोई व्यक्ति कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में किसी के घर जाता है और कंप्यूटर की खराबी को वो ठीक करता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो घर है और जो कंप्यूटर मैकेनिक आया हुआ है बनाने के लिए, तो घर वाले उस व्यक्ति की जाति नहीं पूछेंगे, अपना काम करवाएंगे और अपना उसको फिर भेज देंगे जो भी पैसा वैसा दे करके। यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कंप्यूटर बनाने वाले व्यक्ति की भी अपनी जाति है और इस घर में जिस घर में वो बनाने हैं उसकी भी अपनी जाति है। तो जाति तो है ही, लेकिन व्यवस्था कमजोर हुई है। यही सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हालांकि जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है और भेदभाव के पैटर्न में कमी आई है, फिर भी यह काफी हद तक बनी हुई है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले में था कि व्यवस्था भी मजबूत थी, जाति तो थी ही। और इस समय ये सवाल पूछा जा रहा है, इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि समकालीन समय में नया रूप भी ले चुकी। इसी को विचार विमर्श करना था। तो क्वेश्चन अगर समझ जाइएगा तो फिर इसका आंसर लिखना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। और इसमें आंसर लिखा गया, चंदन कुमार मधेपुरा से लिखते हैं, जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है जो प्राचीन काल से भारतीय समाज में मौजूद है। वर्षों से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था ने हमारे समाज के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। बहुत अच्छा इनका लाइन है, सामाजिक व्यवस्था भी और राजनीतिक व्यवस्था पर। तो राजनीतिक तो अब ये ज्यादा हो गया। स्वतंत्रता के बाद अगर देखिएगा, तो स्वतंत्रता के बाद यही समकालीन समय में नया रूप ले चुकी है। आपको यहाँ पे विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता रह जाएगी। तो आप आपका जो आंसर है और आगे देखें, हमारे समाज में सदियों से कुछ सामाजिक बुराइयां प्रचलित रही हैं और जाति व्यवस्था भी उनमें से एक है। हालांकि जाति व्यवस्था की अवधारणा में इस समकालीन समय में कुछ परिवर्तन जरूर आया है और इसकी मान्यताएं अब उतनी रूढ़िवादी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद यह अभी तक लोगों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर असर डाल रही है। थोड़ा सा आप इसमें ना राजनीति को अलग कीजिएगा, क्योंकि प्राचीन समय से अगर देखा जाए तो अभी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो दरअसल जातियों को उभार रही है या जातिवादी राजनीति कर रही है। तो वो नया एक पैटर्न लेकर के कर रही है। तो इस पे हम बात करेंगे अभी। जाति व्यवस्था का विचार हमारे समाज में इतनी गहराई से समाया हुआ है कि आम धारणा के विपरीत कुछ कुछ शाब्दिक गलतियों को अभी आप लोग ठीक कीजिएगा जो विपरीत है ना। एक जगह हम देखिए कि अस्पृश्यता शब्द ही गलत लिखा हुआ है, तो अस्पृश्यता शब्द को भी सही लिखिएगा। किसी दूसरे कॉपी में है तो सुधारिएगा भी। तो विपरीत यह अभी भी भारत के कई हिस्सों में मौजूद है। मैं एक स्वयं निश्चित जाति से ताल्लुक रखता हूं, मैं एक सामाजिक पदानुक्रम के जोरदार अस्तित्व की बात करता हूं, हालांकि यह अपेक्षाकृत कमजोर हूं हो गया है और भेदभाव के पैटर्न में कमी आई है। यह काफी हद तक बनी हुई। इस लाइन को थोड़ा ठीक कीजिएगा और ये यहाँ पे लिखिए कि ये आप खुद कहना चाह रहे हैं या किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में है। तो यहाँ लिख सकते हैं किसी व्यक्ति के विचार में, है ना। मैं एक स्वयं जाति से हूं, ताकि पता चल जाए कि वो आपके बारे में खुद लिखा हुआ है या आप एक स्टेटमेंट के रूप में सभी के लिए लिख रहे हैं। तो यह काफी हद तक बनी हुई है। यह सादे दृष्टि से दिखाई नहीं देता। ठीक है, सादे दृष्टि से मतलब कि ऊपरी तरीके से या ऊपरी दृष्टि से दिखाई नहीं देता है, लेकिन छिपे हुए तरीके से जारी रहता है। ठीक है, छिपे हुए तरीके से यह जारी रहता है। यह वह युग है जिससे जब हमसे जाति व्यवस्था, इससे जाति क्या है इसको सही कीजिएगा जरा। जाति व्यवस्था 2.0 समुदाय की टी ब्रांडेड, टी फ्रेसेड और दिखावटी रूप से उचित संस्करण का
स्वागत और स्वागत करने की उम्मीद की जाती है ना। जाति और जाति में अंतर है ना, की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके विचारों में मतभेद। तो ये अचानक से यहाँ पे अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का आप तुलना कर दिए हैं, जबकि इससे पहले कहीं इनका नाम लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसको भी थोड़ा सही कीजिएगा कि वास्तव में इन्होंने अपने विचार में क्या कुछ कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके विचारों में मतभेद भी रहे, जिसका जिक्र निम्न बिंदुओं से किया जा सकता है। तो ये तो पूछा ही नहीं गया सवाल में। ये तो यहाँ पे तो किसी भी दो विचारकों के विचार पे तुलना पूछा ही नहीं गया है, तो फिर आप इसको बिंदुओं में क्यों दिखा रहे हैं। जाति व्यवस्था के मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के विचार एक दूसरे के विरोधी बने रहे, हालांकि दोनों की कुछ यहाँ पे पूछा ही नहीं गया है ये, है ना। आप अपने तर्कों को लिखते समय जैसे मान लीजिए कि जो जाति व्यवस्था है वो काफी हद तक बनी हुई है, या जाति व्यवस्था कमजोर हो गई है, या जाति में कुछ नए पैटर्न उभर करके आ गए हैं, तो ये आप बता सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में, लेकिन यहाँ पे तुलना करने को कहा ही नहीं गया है, तो आप इसको ऐसा मत लिखिएगा। हाँ, जातिवादी व्यवस्था में कमजोर करने के लिए, या जाति आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है उसको कमजोर करने में अंबेडकर का योगदान है, गांधी का योगदान है, लेकिन पूछा नहीं गया है। तो आप एक स्टेटमेंट उनका दे सकते हैं या उनके प्रयासों के बारे में जिक्र कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन आपको यहाँ पे नहीं करना है। गांधी जी के अनुसार यदि जाति व्यवस्था से छुआछूत, आप फिर गांधी और अंबेडकर का यहाँ पे तुलना कर दिए हैं। गांधी जी के ये लाइन आपका तीसरा जो है पैरा जो है वो सही नहीं है, पूछा ही नहीं गया है। समकालीन समय में भी जाति व्यवस्था नए रूप ले चुकी है। हाँ ठीक है, अब नए रूप पे आ गए हैं आप। एक समुदाय के लोगों को ऐसे परिभाषित किया जाता है जिनमें एक विशेष विशेषता समान होती है ना। आधुनिक समय में जाति शब्द कुछ संदर्भों में लोगों के नीच नीच भौहें उठा सकता है और तनाव भी बढ़ा सकता है। सामुदायिक वृद्धि को रोकने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह केवल सुरक्षित शब्द नहीं है। यह पूरी दुनिया की मांगों को विशेष रूप से भेदभाव की। ये आप पूरा फालतू का लिख दिए हैं। आपसे ऐसे नहीं पूछा गया, निबंध लिखने के लिए नहीं कहा गया, जीएस का पेपर है। आपको यहाँ पे अपने तर्कों को लिखना चाहिए था, है ना, या जो समाज में मौजूद है कारक, है ना, उसको लिखना चाहिए था कि हाँ जाति व्यवस्था को बनाए रखने में ये कारक मौजूद है ना। भारत की राष्ट्रपति चुने जाने वाली प्रथम अनुसूचित जनजाति और दूसरी महिला, है ना। तो अनुसूचित जनजाति लिखिए, दूसरी महिला लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपने इनका उदाहरण दिया, ये आपके आंसर को मजबूत करेगा, है ना। अच्छा उदाहरण दिए हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के चुनाव को जाति व्यवस्था के अत्याचार से युक्त, नहीं आप ऐसे मत लिखिएगा अत्याचार वगैरह, आप ऐसा लिखिएगा कि वर्तमान में ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने कायम कर दी है, या अपने यहाँ लोकतंत्र हो गया है, और लोकतंत्र में गणराज्य भी है, यानी कि कोई व्यक्ति इस देश में सर्वोच्च पद पे आसीन हो सकता है। इसी संदर्भ में भारत या भारतीय लोकतंत्र ने एक अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू को शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठा करके अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे समाज के सभी लोगों को मनोबल मिलेगा, है ना। तो इसको लिखिएगा अच्छे से, पीड़ित नहीं दिखाना है इनको। एक चुनाव को जाति व्यवस्था से, ठीक है। उनके नियुक्ति ने बताया कि कैसे हम एक लोकतंत्र के रूप में एक ऐसे भारत में बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं जो अपने नागरिकों के साथ व्यवहार, हाँ ठीक है, यहाँ पे आप लिख दिए हैं जाति पर विचार नहीं करता, ठीक है, यानी कि सभी नागरिकों के लिए अवसर मिल रहा है। यह एक संभावना की ओर इशारा करता है। हम वास्तव में सामाजिक पूर्वाग्रह से समाज का निर्माण कर रहे हैं, हालांकि सवाल अभी बने हुए हैं, क्या यह सामाजिक पदानुक्रम की अनुपस्थिति का सही प्रतिबिंब है। समकालीन समय में हर समुदाय अपनी प्रथाओं को संरक्षित करना चाहते हैं, हालांकि उन प्रथाओं को बनाए रखने की इच्छा करते हैं जो कभी कभी सामाजिक पूर्वाग्रहों और प्रमुख क्या है, ये प्रमुखत्व है की भावना पर बनी थी, है ना, प्रमुख की भावना पर बनी थी। समकालीन समय आधुनिक समुदाय के अस्तित्व को अवसर समूह की पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षण के साधन के रूप में उचित ठहराया जाता है। समुदाय के भीतर शादी करना, इस तरह की परंपराओं को संरक्षित किया जाता है। तो ये नायर से शादी करता है, एक ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करता है, और एक चिट्टी यार, इस तरीके से बीपीएससी में मत लिखिए। अगर आपको जाति हालांकि जाति मत लिखिए, चर्चा जरूरी नहीं है। एक जाति दूसरे जाति में शादी नहीं करती है तो उसको आप जातिगत नाम मत दीजिए, ब्राह्मण चिट्टियार, है ना। ये सब सामुदायिक व्यवस्था का विचार बड़ी संख्या में लोगों को हानिकारक लगता है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि एक समुदाय अपनी पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षण के लिए, आपका जो आंसर है वो ऐसे का भाषा पकड़े हुए है, तो इसको थोड़ा सही कीजिएगा।
जीएस के तरीके से लिखिए। उपरोक्त कथनों और विचारों से हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर हुई है, लेकिन जाति व्यवस्था का विचार समाज में अब भी बना हुआ है। कुछ लोग वर्तमान समय में भी हमारे देश में प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर ही जातिवाद और प्रतिशतात्मक टिप्पणी कर देते हैं। यह कहना गलत, ये आपसे पूछा ही नहीं गया है ना। अब देखिए आपका आंसर में अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें कैसा मार्किंग करे, क्या कमी रह गई है इस आंसर में। आपने पहली बात की सवाल को तो पढ़ा है, लिखा भी उसी के अनुसार ही है, लेकिन आपको ऑथेंटिक एग्जाम्पल नहीं हुआ जो आप दे सकें कि जाति व्यवस्था कमजोर कैसे हुई है। इस जाति व्यवस्था के कमजोर होना और भेदभाव के पैटर्न में कमी आना, इसके कुछ कारण हो सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अभी काफी हद तक बनी हुई है और समकालीन समय नया रूप ले सकती है। इस पे आप अपने आंसर को बढ़ा सकते थे। देखिए क्या कुछ कमजोरी है। पहला पॉइंट ये है कि आपने जाति व्यवस्था के कमजोर होने का कुछ उदाहरण नहीं दिया या कारण नहीं बताए हैं। आपको कारण बताना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है ना, तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी कई सारे स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रगतिशील संगठनों के द्वारा जातिगत भेदभाव आंदोलन हुए हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आंदोलनों का उदाहरण दे दीजिएगा कि सत्य शोधक आंदोलन ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया, जस्टिस पार्टी आंदोलन है ना, जो कि टीएम नायर थे उस समय, पी त्यागराज थे है ना, और मुदलियार साहब थे, तो उनके नेतृत्व में 1916 में जस्टिस पार्टी आंदोलन होता है। अगर आप पेरियार को नहीं लिखे हैं तो पेरियार का तो लिखना मस्त था। पेरियार जैसे आत्मसम्मान आंदोलन ये चलाते हैं, है ना, तो पेरियार को लिखिए। अंबेडकर का आपने लिखा है, लेकिन दलित वर्ग आंदोलन जो डिप्रेस्ड क्लास जो मूवमेंट था या महार आंदोलन उसी को कहा गया था, उस पर आपने चर्चा ही नहीं किया। तो कुछ उदाहरण सटीक दीजिए जो जीएस के आंसर को या रिक्वायरमेंट को पूरा करे, उसमें जो डिमांड किया गया है। आप ऐसे की तरफ मत लिखिए, है ना। उसके अलावे अगर देखा जाए तो जाति व्यवस्था के कमजोर होने में कुछ और कारणों का योगदान है, कारकों का योगदान है। जैसे शहरीकरण, शहरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिएगा लोग शहर में इसलिए बस रहे हैं कि वहां पे उनको भेदभाव का या जातिगत भेदभाव का सामना उतना नहीं करना पड़ रहा या कम करना पड़ रहा है या नहीं के ना के बराबर करना पड़ रहा है। तो जैसे शहरीकरण हो गया, तो शहरीकरण अगर देखिएगा तो जो शहर है वो समुदाय को अधिक गतिशील कर रहा है ना, उसको विविधता प्रदान करता है। ठीक है। शहरों में अगर देखिएगा तो जो संबंध है वो जाति के आधार पर नहीं, बल्कि पारस्परिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों पे भी निर्भर करता है। शहर में अगर देखिएगा तो जो जातिगत नियम है, तो ये जातिगत नियमों का बहुत कड़ाई से पालन किया ही नहीं जाता है। यही कारण है कि जो शहरीकरण है, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे जातिगत जो कठोरता थी वो कमजोर होती जा रही है ना। शहरीकरण ही दरअसल अपेक्षाकृत कमजोर या शहरीकरण के कारण जातिगत जो व्यवस्था है कमजोर हुई है ना। और भी लिख सकते हैं कि शहर के लोगों में वैवाहिक संबंध हो गया, सामाजिक संबंध हो गया, व्यवसायिक संबंध है, उसमें बदलाव लाता है ना। शहर में कोई एक व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति अपनी स्थिति का निर्धारण सिर्फ जाति से नहीं करता है, बल्कि अन्य आधारों पर भी वहां पे किया जाता है। तो शहरीकरण को जरूर लिखिएगा। चाहे तो आप औद्योगिकरण को भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखिएगा तो लोगों में जातिगत व्यवस्था या भावना जो है वो कमजोर होती जा रही है। तो औद्योगिकरण को भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पाश्चात्य या पश्चिमीकरण, है ना, तो समाज का जो पश्चिमीकरण हो रहा है वो भी जातिगत व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान किया गया है। तो संवैधानिक सुरक्षा का जो उपाय है वो बहुत अच्छे से आप लिखिएगा कि भारत में भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार को अपनाया गया है और समानता के अधिकार के तहत किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है ना। तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया है ना। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। आपने आर्टिकल 15 लिखा है, एक एक इसमें आपको 15 भी दिखाई देगा। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कर, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, टू इंडिविजुअल्स, तो ये इस तरीके से समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। तो समानता का अधिकार जरूर आप डालिए, है ना। क्या आपको पता है कि राज्यों को भी इस तरीके से आर्टिकल 46 में, तो एससी एसटी या दुर्बल वर्गों के हितों को राज्य जो है वो प्रमुखता देगा या नीतियों और कानून नीतियां बनाते समय उनके हितों का ध्यान रखेगा, ये आर्टिकल 46 में कहा गया है ना, इसको लिखिएगा। समानता के अधिकार को और देखें तो राज्य को नौकरियों में या शैक्षणिक संस्थाओं में, है ना, तो आरक्षण जैसे सकारात्मक कदम उठाने का भी अधिकार दिया गया है उनको, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो समाज में या समाज में जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है,
है ना। जागरूकता जरूर लिखिएगा, अवेयरनेस। इसके बाद आर्थिक विकास, है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जा रहा है, नगरीकरण हो जा रहा है, साक्षरता में जो वृद्धि हो रही है, तो ये सब वो कारण हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को या जातिगत भेदभाव को कम कर रहे हैं। भेदभाव के पैटर्न में कमी आने के पीछे ये कारण है। अगर आप यही कारण को इतना लिखिएगा तो आपको 2-3 पेज इसी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे इस सवाल में लिखा गया है कि फिर भी यह काफी हद तक बना हुआ है और समकालीन समय में नया रूप ले लिया है। आप अब स्वतंत्रता के बाद देखिए नया रूप कैसे लेता है। तो ये नया रूप ले लेता है राजनीति में। आप लोग चुनाव के समय अक्सर देखेंगे कि मीडिया के द्वारा एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ध्रुवीकरण। तो ये क्या है? तो इस बात को जरूर आपको लिखना है। एक समूह के रूप में अगर देखिए तो जाति का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है और राजनीतिक लामबंदी, गोलबंदी, है ना, इसके अलावे गुटबाजी में, है ना, और इसके अलावे अगर देखिएगा तो कुछ वर्गों के द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातियों का जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है ना, तो जातियों का जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। आप इसको अच्छे से लिखिएगा, है ना। इसके अलावे अगर देखा जाए तो जो राजनीतिक वर्ग है उसका जो हित है वो कहीं ना कहीं जाति आधारित भी होता गया है। स्वतंत्रता के बाद से अगर देखिएगा तो ऐसा हुआ है। हम उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि आपको मालूम ही है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। धार्मिक कट्टरता में भी देखिएगा तो जाति का कहीं ना कहीं प्रभाव है ना। धार्मिक कट्टरता को तभी समाप्त किया जा सकता है जब जाति व्यवस्था को कमजोर किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आया था आंध्र प्रदेश का। इस आंध्र प्रदेश में हुआ क्या था कि एक हिंदू दलित लड़का था। मान लीजिए हिंदू दलित लड़का है, इसको एक इस्लाम धर्म की लड़की से प्रेम संबंध था। तो इस्लाम धर्म वाले उस लड़के को इसलिए नहीं स्वीकार किए कि ये हिंदू धर्म में भी है और दलित जाति से है, इसी कारण से इसका मर्डर किया गया। आंध्र प्रदेश की घटना है। तो धार्मिक कट्टरता क्यों पनप रही है? क्योंकि यहाँ पे हीन जाति का बोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जाति है वो धार्मिक कट्टरता के रूप में भी आ रही है उभर करके। क्योंकि इस समय समाज ज्यादा घुल मिल रहा है, प्यार मोहब्बत शादी वगैरह अगर देखिएगा तो किया जाए, तो यहाँ पे धार्मिक कट्टरता क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि जाति का भी यहाँ पे प्रभाव दिखाई दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग जरूर से याद रखेंगे, है ना। तो धार्मिक कट्टरता के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं कि नए रूप में ये ले लिए, है ना। और उसके बाद अगर लिख दिए हैं तो अब मान लीजिए कि इस तरह को काटना भी हो तो आप कुछ उदाहरण से काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक जो ध्रुवीकरण, अगर उसको खारिज करना है तो आप खारिज कर सकते हैं कि राजनीतिक ध्रुवीकरण से भले ही जो राजनीतिक दल है वो जातियों को उभारा है, तो कहीं ना कहीं जो जातियां हैं उनको प्रतिनिधित्व भी मिला है। अगर देखा जाए तो खास करके जो निचली जातियां हैं उनको आवाज भी मिली है, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है ना। जैसे मान लीजिए कि पंचायत का उदाहरण दे सकते हैं, विधानसभा लोकसभा में उनको आरक्षण दिया गया है। तो इस तर्क को भी खारिज आप करके संतुलन या संतुलित जवाब दे सकते हैं, है ना। तो वो लिखिएगा। अब बाद में आपको एक निष्कर्ष देने की आवश्यकता होगी, तो निष्कर्ष भी देखिए कि दीजिए कि जाति व्यवस्था का जो अंत है वो निकट नहीं है ना। समाज अंत निकट नहीं है। समाज में जो जातिगत दोष रेखाएं भी देखा जाए तो मजबूती से बनी हुई है। तो सवाल है कि फिर ये कैसे होगा? तो संवैधानिक सुरक्षा उपायों से इसका उन्मूलन हो सकता है ना। तो संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के साथ, है ना, इसका कड़ाई से पालन और कठोर कानूनी प्रावधानों से काफी हद तक जाति जो भेदभाव है या भेद, इसमें अंकुश लगाया जा सकता है ना। या जाति आधारित जो असमानताएं हैं, जो पूर्वाग्रह है, सदियों से चली आ रही जो परंपरा है ना, या जो व्यक्तियों का जो पूर्वाग्रह है, तो इसको कम किया जा सकता है या इसको खत्म किया जा सकता है। तो कठोर कानूनी प्रावधान भी बनाया जाना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए, है ना। आपसी विभेद को या आपसी असमानता को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, है ना, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, है ना, ताकि ये सब जो भेदभाव है वो समाप्त हो सके। तो एक संतुलित निष्कर्ष आप दे दीजिएगा। तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, लिखिएगा अच्छे से। और ऐसे वाला राइटिंग आप लोग भाषा इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब देखिए एक सवाल इनका एक आंसर इनका भी है। हालांकि जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर हो गई और भेदभाव के पैटर्न में कमी है, फिर भी यह काफी हद तक बनी हुई। हमको लगता है कि आप लोग सवाल समझ गए होंगे, और सवाल समझ गए होंगे तो आप लोग अब इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख डालेंगे। जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर हो गई और भेदभाव के पैटर्न में कमी आई है, फिर भी यह काफी हद तक बनी हुई है। उत्तर:
जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी व्यवसायिक आधार पर यह ऋग वैदिक काल में दिखाई देती है, जो उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर परिवर्तित होगी। देखिए कितना ये बेकार का लाइन लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जाति व्यवस्था पे कमजोर हो गई है, भेदभाव के पैटर्न में कमी आई है, काफी हद तक बनी हुई है। आपको इस पे अपने तर्कों को देना है ना। दोनों तरीके से तर्क दीजिए, एक तर्क दीजिए कमजोर भी हो गई है व्यवस्था, और एक ये भी दीजिए और नया रूप भी ले ली है ना, इसको दीजिए। विकास के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास के कारण जाति प्रथा की उत्पत्ति है, लेकिन बदलते समय के साथ कुछ दोष भी आ गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा दोष छुआछूत की भावना है। हालांकि जाति व्यवस्था की अवधारणा में इस अवधि के दौरान कुछ परिवर्तन जरूर आया है। अब इसकी मान्यताएं रूढ़िवादी नहीं रही हैं जितनी पहले हुआ करती थी। बहुत अच्छा लाइन है ये। लेकिन अभी भी लोगों को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर असर डाल रही है। हाँ, उसके बाद अगर देखें तो आप ये फोटो बना दिए हैं और फोटो बना करके आंसर लिखे हैं। तो निम्नलिखित परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन का जो क्षेत्र है, जातीय संस्तरण प्रणाली में परिवर्तन हो गया, ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट हो गया। ऐसा मत कीजिएगा, जाति विशेष का नाम मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा ही नहीं गया है कि हिंदू धर्म का जाति। सब धर्मों में जाति है ना। उच्च नीच का भाव सब धर्मों में है, तो एक जाति को मत टारगेट कीजिए, ना ही ब्राह्मण और ना ही किसी निचली जाति का नाम या किसी बीच वाली जाति का नाम आप लिखिए, क्योंकि पूछा ही नहीं गया वैसा। अब मान लीजिए कि आप किसी एक जाति को दोष दीजिएगा तो सब जाति जिम्मेदार है उसी लिए, सब अपने अपने भीतर में भी बटी हुई है ना। तो जाति व्यवस्था इसलिए भी समाप्त किया जाना जरूरी है कि एक जातियों के बीच भी समान स्थिति नहीं है। अस्पृश्यता, यहीं पे गलत आपका लिखा हुआ है, शब्द को सुधारिएगा। दलित वर्गों के अधिकारों में वृद्धि है। व्यवसायिक स्वाधीनता का प्रारंभ होना, विवाह संबंधी प्रतिबंध। हाँ, दलित शब्द ठीक है लिखा हुआ, जाति मत लिखिएगा, है ना। या पिछड़ा लिख सकते हैं अगर आपको दिखाना है तो, या उच्च जाति कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर जाति का नाम मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है और भेदभाव के, क्योंकि भेदभाव है ना, तो भेदभाव उच्च बनाम निम्न का ही होता है। कभी भी उच्च बनाम उच्च का भेदभाव नहीं होता है, या निम्न बनाम निम्न का भेदभाव नहीं होता है। तो उच्च और निम्न का है, किसी पार्टिकुलर जाति का नाम मत लिखिएगा, नहीं तो मिल जाएंगे अगर उसी जाति के एग्जामिनर तो आपको नंबर भी कम दे देंगे। फिर वही ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट, अगर मान लीजिए कि कॉपी चेक करने वाले इसी जाति से बिलोंग करेंगे तो आपको वैसे भी कम नंबर मिल जाएगा। तो बेकार में आप इस तरीके से आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप आंसर लिखते हैं तो जाति का नाम मत लिखिए, आप किसी सरकार का नाम मत लिखिए कि फलाने जी है, या कोई व्यक्ति का नाम मत लिख दीजिए कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की आलोचना मत कीजिए इन सब की। तो सरकारी आलोचना या पार्टिकुलर व्यक्ति की आलोचना नहीं किया जाता है जो सरकार या संस्थाओं में शामिल होते हैं, है ना, जब तक कि उसमें लिखा नहीं गया हो। अस्पृश्यता, दलित वर्गों के अधिकारों में वृद्धि हुआ है। बहुत अच्छा है कि वो वेदों का, ये ठीक लिखे हैं कि वेदों का पाठ नहीं कर सकते वो कर सकते हैं, कुआं से पानी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण समाज सुधारकों यथा राजा राम मोहन राय, ठीक है आपने लिखा है, अच्छा लिखा है, और जहाँ पे सुधारने की आवश्यकता है वो रखिएगा, सुधारिएगा। व्यवसायिक स्वाधीनता का प्रारंभ होना, बहुत बढ़िया लाइन है ये, ठीक है। अब आप अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी कार्य को चुन सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छा लिखें आप। भोजन संबंधी नियमों में शिथिलता, परंपरागत जाति व्यवस्था में भोजन संबंधी कई प्रकार के निषेध थे, जबकि वर्तमान में उच्च जातियां भी मांस और शराब का सेवन, ये मत लिखिएगा, आपको नहीं मालूम है कि उच्च जातियां भी करती हैं और निम्न जातियां भी नहीं करती हैं, है ना। तो ये सब आपको तब मालूम चलेगा जब आप अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे, है ना। बिहार और बंगाल का ये तुलना कर लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ मालूम चल जाएगा। तो इस तरीके से मत लिखिएगा यहाँ पे। जन्म के सिद्धांत अ, पर आघात, पहले व्यक्ति किसी जन्म पर आधारित होते थे, लेकिन वर्तमान में मनुष्य किसी उसके कर्म के, ऐसा नहीं है। अभी भी जो जाति है वो जन्म के आधार पे ही है। आप धर्म बदल सकते हैं, आप जाति नहीं बदल सकते हैं। तो वो भी लाइन गलत लिखा हुआ है, आप थोड़ा और सुधारिएगा। इसके अलावे तीसरा जो कॉपी है, हालांकि जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है और भेदभाव के पैटर्न में कमी आई है, फिर भी यह काफी हद तक बनी हुई है और समकालीन समय में नए रूप भी ले चुके हैं। विचार विमर्श करें तो भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था की अवधारणा चली आ रही है। वैदिक काल से लेकर आज तक जातीय भेदभाव एक सामाजिक कुरीति के रूप में, है ना, शब्दों को भी सुधारिएगा, कुरीति के रूप में चली आ रही है। हालांकि कई समाज सुधारकों के प्रयासों से वर्तमान समय में जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर हुई है। आप लोग समाज सुधारक का नाम लिखे हैं, संवैधानिक व्यवस्था कम दिखाई दे रहा है। वैदिक काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल, इन सब की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। बौद्ध तथा जैन धर्मों के द्वारा समाज में व्याप्त यहाँ पूछा ही नहीं गया है ना। जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया गया, ठीक है, हाँ, जाति
किया गया, लेकिन कुछ प्रयास लिखिए, वैसा प्रयास जो किया गया है। हम उदाहरण दे दिए हैं, ज्योतिबा फूले का दे दिए हैं, है ना, पेरियार का दे दिए हैं। आप उन सब उदाहरणों को लिखिएगा कि आंदोलन किया गया इनके द्वारा। सत्यशोधक ठीक है, लिखे हैं आप। संस्था की स्थापना की ईश्वर भी जाति, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय भी कई नेताओं के द्वारा जाति, है ना, प्रथा को खत्म करने पर जोर दिया गया। महात्मा गांधी तथा अम्बेडकर के द्वारा भी, है ना, इसे कमजोर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। इसके लिए गांधी जी के द्वारा हरिजन आंदोलन किया गया, जिसमें छुआछूत को खत्म करने की बात की, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा भी अछूतों में जागृति लाने का जो प्रयास किया गया, हाँ ठीक है। मूल अधिकार में समानता का अधिकार ही है, केवल अनुच्छेद 15 ही नहीं, सब है, 14, 15, 16, 17, 18। जातीय भेदभाव को वर्जित किया गया है, बहुत बढ़िया। तो मूल अधिकार में चूंकि समानता के अधिकार की बात की गई है ना, तो कहीं ना कहीं 15 भी है, 17 भी तो है ना। और भले सीधा नहीं कहा गया है 18 में, लेकिन कहीं ना कहीं समानता के अधिकार को स्थापित किया गया है। तो ठीक है, आप लिखे हैं अन्य कारकों के चलते वर्तमान में जाति व्यवस्था पैसे कमजोर होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन है आपका। अभी भी जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, हाँ ठीक है, कारण कारण रहा है। वर्तमान समय में जाति व्यवस्था राजनीतिक विकास के लिए अभिशाप सा हो गया है। कई क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय पार्टियों को पार्टियों के द्वारा विकास के मुद्दों को छोड़कर जातिगत मुद्दों, ये बहुत बढ़िया है ना। तो ये नया स्वरूप राजनीति का हो जाएगा, जाति का हो जाएगा, है ना। तो जाति में जो नया पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो यही पैटर्न दिखाई दे रहा है, खास करके आजादी के बाद से जो ध्रुवीकरण की तरह है वो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था पहले से तो कम हुई है, परंतु इसे पूर्णतः खत्म नहीं किया गया। बहुत कम में आप आंसर लिख दिए हैं, थोड़ा और बढ़ाइएगा इसको और निष्कर्ष अच्छा दीजिएगा। उसके बाद एक और आंसर है, जाति व्यवस्था भारतीय समाज का अनूठा लक्षण है। फिर ऐसे वाला शब्द आ गया है, या एक सामाजिक बुराई है, ठीक है, ये लाइन अच्छा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली आ रही है। पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। जाति शब्द में बाद में विकसित हुआ, परंतु विभिन्न सामाजिक समूहों की वास्तविक पहचान बन गई। वर्ण शब्द समाज की एक आदर्श परिकल्पना बनी रही, लेकिन जाति हिंदू समाज की वास्तविकता बन गई। जाति के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट का प्रयोग होता है। कास्ट शब्द स्पेनिश मूल के शब्द कास्टा से निकला है। इसका प्रयोग सबसे पहले पुर्तगीजों ने किया। जाति के विषय में कुछ महापुरुषों के विचार, कुछ चीजें आप अनावश्यक लिख दिए हैं, तो ये विद्वता दिखाइएगा तो थोड़ा कम नंबर मिल जाएगा। टू द पॉइंट लिखिएगा। ये सब ग्रेजुएशन या एकेडमिक स्तर पे चलता है कि वहाँ पे विद्वता दिखाना पड़ता है। नेहरू के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जो कर्म पे, जाति क्या है ये पूछा ही नहीं गया है। जाति व्यवस्था कमजोर हो गई है, उसका उदाहरण देना है, आपको लिखना है चुपचाप, टू द पॉइंट। तो जो कुछ भी भूमिका बांधनी है एक आध पैरा में बांध लीजिए, उसके बाद टू द पॉइंट चलाइए और बाद में एक अच्छा निष्कर्ष दीजिए। यही पीसीएस का या यूपीएससी के आंसर का डिमांड होता है। नेहरू के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जो कर्म पर आधारित है, बहुत बढ़िया है। इसमें लिखिए इनका ऐसा विचार था, क्योंकि इनके विचार से ही इनके कर्म झलक रहा है। राधा कृष्णन के अनुसार दुर्भाग्यवश वही जाति व्यवस्था जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने के लिए साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज उसी के उन्नति में बाधक हो रही। तो इन महापुरुषों का ऐसा विचार था जो कि आपको अच्छे से लिखना है। लोकतंत्र जहां सभी को समान समझा जाता है ना। एक लोकतांत्रिक देश के नाते लोकतंत्र में दी गई व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को अपेक्षाकृत कमजोर किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म मूलवश जाति लिंग, ठीक है, हाँ ठीक है, 15, 17, 14 भी लिखिए, है ना, ठीक है, अच्छा लिखे हैं आप। वर्तमान सरकार के लिए भी इन बुराई का समूल नाश करने के लिए समय समय पर उचित कदम उठाती रहती है। उदाहरण के लिए वर्तमान सरकार अंतर्जातीय विवाह, हाँ बहुत बढ़िया ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अंतर्जातीय विवाह जैसा प्रयास किया जा रहा है ना, बढ़ावा दिया जा रहा है ना। शीर्ष पदों पे किसी भी जाति के लोगों को बैठा दिया जा रहा है, तो ये भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की अपनी विशेषता है ना, इसको लिखिएगा। निष्कर्ष है कि अभी अतः इन सभी अथक प्रयासों से जाति प्रथा का अब तक उन्मूलन तो नहीं किया जा सका, लेकिन काफी हद तक कम करने में जरूर सफलता प्राप्त हुई है। बुद्ध, कबीर, अम्बेडकर आदि ने तो अपने अपने काल में पूरा प्रयास किया, लेकिन अब फिर से जरूरत है ईमानदार प्रबुद्धों की, जो इस समस्या को राष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक पटल पर लाकर इसका समाधान पे चर्चा करे, है ना, ठीक है। निष्कर्ष और अच्छा लिखिएगा। तो मिला जुला के आपको हम जो पहले में इसके लास्ट में जो हम बताए हैं ना, उसको फॉलो कीजिएगा और अपने आंसर को और अच्छा लिखिएगा। आपका आंसर निश्चित रूप से सुधर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी प्रश्न हो आप पूछिए हमसे, है ना। फिर अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका आंसर भी लिखिएगा।
थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।